प्यारे बच्चों, मैकेनिक्स में ऑलरेडी रोटेशनल मोशन टॉपिक फिनिश हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशनल मोशन, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे कॉन्सेप्ट बताए गए थे। बॉडी की रोलिंग का स्टडी हम लोग किए थे। अब मैकेनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, टॉपिक नंबर 11, ग्रेविटेशन टॉपिक। ग्रेविटेशन टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें स्टडी करना है, और दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं हम लोग दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन होता है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन, प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दो मास के बीच हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास, फिर उसका फार्मूला, उस पर क्वेश्चन, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, अर्थ पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, मून पर कितना होगा, और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी में वेरिएशन, और सरफेस से ऊपर जाओ तो ग्रेविटी में वेरिएशन, और सरफेस से डेप्थ में जाओ तो ग्रेविटी में किस तरह से वेरिएशन होगा, ये सब स्टडी करना है। उसके बाद से कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा रिंग का कॉन्सेप्ट, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है केपलर्स लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तीन लॉ इसमें पढ़ना होता है केपलर्स लॉ में। किसी भी प्लेनेट का सन के चारों तरफ जो रिवोल्यूशन होता है वो केपलर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ये थ्योरेटिकल हैं, और थर्ड लॉ से टाइम पीरियड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर किसी भी प्लेनेट पर क्या एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, एस्केप वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके स्पेशल केस। फिर अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का रिवोल्यूशन, यानी मोशन ऑफ सैटेलाइट। जब कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है तो सैटेलाइट से क्वेश्चन आता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको जीएसएस बोलते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट इसी में स्टडी करना है। तो यह एक ग्रेविटेशन टॉपिक, जिसमें कई पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे देखे जाएं तो। असाइनमेंट इसका दे दिया गया है आप लोगों को, इसमें एनसीईआरटी है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, आप लोग देख लीजिएगा असाइनमेंट। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इसमें हेडिंग होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास, दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास। दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ से इंडिकेट करोगे, यहां जी भी लिख सकते हो, एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनके बीच के सेपरेशन डिपेंड करेगा, दोनों बॉडीज के मास पे डिपेंड करेगा। मास ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा लगेगा, सेपरेशन कम होगा फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये दो पार्टिकल्स हैं, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और ये दोनों देख रहे हो आर सेपरेशन पर दोनों हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपस में इनमें फोर्स लगेगा, ये मास इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये मास इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और आपस में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा, ये एक तरह से देखा जाए तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है। मतलब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये एक्शन कहलाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये रिएक्शन कहलाएगा।
इसीलिए एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से समझ लो कि दोनों का मास हमने अलग अलग माना है। एक का मास हमने m1 माना है, दूसरे का क्या माना है, m2 माना है। मास हमने अलग अलग माना है, लेकिन जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही ये भी फोर्स इस पर लगाएगा। दो बॉडीज बीच लगने वाला म्यूचुअल फोर्स हमेशा, म्यूचुअल जो फोर्स होते हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये m1 इस m2 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पे भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, एक दूसरे पे लगने वाला जो फोर्स होगा इक्वल और अपोजिट होगा। तो हियर जितना एक फोर्स लगाएगा दूसरे पर, मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है F1, तो F1 का मैग्नीट्यूड और ये इस पे फोर्स लगा रहा है F2 का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इक्वल टू F होगा। म्यूचुअल फोर्स, मास के बीच लगने वाला फोर्स, चार्ज और चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, और मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं। एंड इन आपस में लगने वाला जो फोर्स का रेशियो होगा, एक तरह से कह सकते हो 1:1 होगा। दोनों मास इक्वल होगा तभी भी बराबर फोर्स लगेगा, दोनों मास अनइक्वल होंगे तभी भी बराबर फोर्स लगेगा, ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। अब अगर देखें तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए कहा जाता है कि दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा एक तरह से देखा जाए तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर है और इनवर्स है, इसलिए कहेंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इसलिए दोनों को एक में मिला दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज F इक्वल टू कांस्टेंट क्या लिखेंगे, G। देखो कैपिटल G, स्मॉल g नहीं होगा कांस्टेंट, कैपिटल G कांस्टेंट होगा, तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एकदम सिंपल है, देखो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G यहाँ पर है कांस्टेंट, कैपिटल G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन इसका यूनिट होगा, MKS यूनिट न्यूटन होगा, CGS यूनिट डाइन होगा। लेकिन ये जो G का वैल्यू रखोगे, ये सब रखोगे, ये किलोग्राम में, ये मीटर में, कैपिटल G का वैल्यू भी लिखाएंगे तो ये न्यूटन में आंसर आएगा। ठीक है, और यह है दोनों मास के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दो मास के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा किस नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का होगा, रिपल्सन कभी भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, कंप्लीट करो इसको। तो ये हो गया फोर्स बिटवीन टू मास always attractive in nature, always attractive नेचर का होगा। और दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो दो मास के बीच लगने वाला फोर्स इन मास के बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। उनके बीच कोई ला करके वाटर भर दो, कोई दूसरा सब्सटेंस भर दो, तो ये फोर्स चेंज नहीं होगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास इज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन देम।
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास is not depend upon medium between them, उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। हियर इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या मिला, कैपिटल जी। देखो कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। 6.67 या 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 11। देखो 10 पावर माइनस 11 है, यहाँ जी का जब वैल्यू रखोगे तो 10 पावर माइनस 11 तो बहुत कम वैल्यू हो गया ना। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच, ये वीक फोर्स कहलाता है। ये बहुत ज्यादा जब मास होता है तब ये पता चलता है। जैसे अर्थ हम लोग को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो अर्थ हम लोग के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो अर्थ का मास तो बहुत ही ज्यादा है ना, तब ये फोर्स पता चल रहा है। और जितने फोर्स से अर्थ हम लोग को अट्रैक्ट कर रही है, उतने ही फोर्स से हम लोग भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और हम लोग के बीच लग रहा है, तो हम लोग का मास कम है, अर्थ का मास ज्यादा है, फिर भी दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट है। ठीक है, तो ये हो गया। और जी का जो यूनिट होगा यहां से देख लो, जी का यूनिट इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इससे डिवाइड होगा, तो जी का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको बोलता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म है, पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। इसलिए दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब कैपिटल जी का वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यानी अगर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, देख रहे हो, इस पे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैपिटल जी का वैल्यू यहाँ 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11 पुट करके फिर m1 m2 का वैल्यू किलोग्राम में, r का वैल्यू मीटर में रख करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है और ये आंसर आएगा किस में, न्यूटन में। तो कैपिटल G is known as universal gravitational constant and its value will be 6.67 into 10 power minus 11। तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया सकता है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेक्टर के हेल्प से हमेशा क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। जैसे सिस्टम में क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मास अगर दे दे तो किसी एक मास पर अगर फोर्स फाइंड करना है तो उस पर सभी मास के द्वारा पहले डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा करके ही क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे में वेक्टर का हेल्प लेना होगा। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, कैपिटल जी का डायमेंशन पूछता है। तो कैपिटल जी का और डायमेंशन हम लोग लिख लें, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। तो कितना आसानी से इसका डायमेंशन लिख सकते हो, देखो F इक्वल टू जी m1 m2 अपान
आर स्क्वायर, तो यहां से आ गया कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो अगर कैपिटल जी का डायमेंशन लिखना है तो कैपिटल जी का डायमेंशन इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 का डायमेंशन, और फोर्स का डायमेंशन होता है ml t माइनस टू, आर स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर, और मास का डायमेंशन मिलके हो गया m स्क्वायर। तो इस मास से ये मास क्या हो गया, कैंसिल आउट, और देखा जाए तो यहाँ पे कैपिटल जी का डायमेंशन आ गया। देखो कैपिटल जी का डायमेंशन इज इक्वल टू m माइनस वन, न्यूमरेटर में जाएगा ना, l क्यूब t माइनस टू, इट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो दो मास के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G इज कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल फार्मूला है और इस पे खूब जबरदस्त क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो इस टॉपिक में ये पहला जो लाइन था, पहला हेडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका फॉर्मूला कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, दो मास में कभी रिपल्सन नहीं होगा, जब भी होगा अट्रैक्शन होगा। लेकिन वही जब मैग्नेट के बीच जो फोर्स होता है, चार्ज के बीच जो फोर्स होता है, वो भी इसी टाइप का होता है, बट वहाँ रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है, बट यहाँ केवल अट्रैक्शन होगा। चलो इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, उसके बीच कुछ भी ला कर रख दो, वो फोर्स दो मास के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। तो पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जैसे दो मास हैं m1 m2, m1 है 10 किलोग्राम का और m2 है 100 kg। इनके बीच का जो सेपरेशन है r, यह है 1 मीटर। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, दोनों मास के बीच क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एकदम सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, m1 का वैल्यू 10, m2 का वैल्यू 100, ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर, तो आ गया 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 और प्लस ये हो गया 3 है ना, तो ये आ गया 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 8, देख रहे हो, ये मिलके माइनस 8 हो जाएगा, इतना न्यूटन। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास, दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, चलो इसको कंप्लीट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, मिटाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two mass are placed
at some distance apart, दो मास किसी डिस्टेंस पर रखे गए हैं, then gravitational force between them is F. उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो F है. Now if mass of two bodies becomes double, दोनों बॉडीज का मास डबल कर दिया जाए, एंड separation between them becomes half, then find out new force between them. करे अब उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो ऑप्शन में कह रहा है कि अब फोर्स 4F हो जाएगा, 8F हो जाएगा, 16F हो जाएगा, देख रहे हो, या F/16 हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन तभी नहीं सॉल्व कर पाओगे जब दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता हो. तो ये दो मास हैं M1 और M2 R सेपरेशन पर, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स यहां देखो दिया है, तो ये हो जाएगा कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अच्छा अब क्या करो, अब बाद वाला फोर्स को F डैश कह दो, तो कैपिटल G वही रहेगा, और M1 हो गया 2M1, M2 हो गया 2M2. क्यों? डबल लिख रहा है कि मास को डबल कर दिया और सेपरेशन को हाफ कर दिया, यानी अब सेपरेशन हो गया R/2 का स्क्वायर. स्पष्ट लिख रहा है, सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स हाफ, तो मास को डबल कर दिया, सेपरेशन को आधा कर दिया. तो अब जो फोर्स लगेगा देख लो, ये 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में, अब 4 × 4 मिलके आ गया 16, और ये हो जाएगा M1 M2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ आ गया 16. तो बाद में जो फोर्स लगेगा ये आ गया देखो 16, और इसको कहोगे बेटा F, यानी बाद वाला फोर्स पहले वाले फोर्स का कितने टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स. ये देखो फोर्स हो गया, बाद वाला फोर्स पहले वाले फोर्स का 16 गुना बढ़ जाएगा, 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो इससे क्वेश्चन कितना आसानी से इस फॉर्मूले से क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं. आगे चल के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे ही फॉर्मूला बनता है. दो चार्ज पे लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर. यहाँ है कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर. चार्ज और चार्ज, मास मैग्नेट और मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव हुआ, लेकिन मास और मास के बीच लगने वाला फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, फोर्स है, इसलिए इसका भी न्यूटन होगा. लेकिन अभी तक जितने भी तुमने क्वेश्चन किया, 2 मास के बीच क्वेश्चन किया, इसी तरह से और भी क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 मास के बीच फोर्स पूछ देगा, 3 मास ला कर रख देगा, 4 मास ला कर रख देगा, उनमें किसी एक पार्टिकल पे फोर्स पूछेगा. समझ पा रहे हो? चलो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है और एक पार्टिकल यहां रखा गया है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां और एक यहां. ये सब पार्टिकल है.
इसका मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और इस साइड है a, सारे साइड a है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। और ये तो स्क्वायर का देख रहे हो डायगोनल हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और ये हो गया सेंटर। सेंटर पे कैपिटल M मास रखा है, तो कह रहा है कि फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास कैपिटल M प्लेस्ड एट सेंटर। जो सेंटर पर मास रखा गया है उस पे फोर्स बताओ कितना लगेगा। फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स एट मास कैपिटल M प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ गिवन स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, कितना यहाँ पर फोर्स लगेगा, ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे तो अब 2 मास नहीं, यहाँ तो 5 मास हो गए ना, 4 मास ये हो गया और 1 मास ये हो गया, इस पे फोर्स देखना है। तो करना क्या है कि फोर्स सब पर लगेगा, लेकिन सब पर फोर्स नहीं देखना चाहिए, जिस पर पूछे उसी पे देखना चाहिए। किस पर पूछ रहा है, इस पर, तो इस पर फोर्स देखो, इसके द्वारा देखेंगे, इसके द्वारा, सबके द्वारा देखेंगे और वेक्टर के हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। तो देखो जब ये वाला मास, इस पर तुम फोर्स देख रहे हो, देखो सेंटर वाले फोर्स पे पूछ रहा है, सेंटर वाले मास पर, तो इस मास को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से, F फोर्स से। तो ये मास इसको अपने तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से, ये वाला मास इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से, और ये वाला मास इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से, F फोर्स से। तो देख रहे हो ये सारे फोर्स इस पर इस तरह से लग रहे हैं। और वेक्टर कहता है कि अगर ये F है तो ये भी F है, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये F कैंसिल आउट हो गया, और सब मिलाकर सेंटर पर लगने वाले मास पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो जहाँ ज़्यादा मास हो वहाँ वेक्टर के हेल्प से क्वेश्चन करना चाहिए। और वेक्टर कहता है कि 2 फोर्स अगर इक्वल और अपोजिट हैं तो नेट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और टोटल आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से कैपिटल M पर लगने वाला फोर्स, कैपिटल M पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। सोच पा रहे हो क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, और टोटल फोर्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो फोर्स तो इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, लेकिन सब पर नहीं देखना चाहिए, जिस पर पूछे उसी पर देखो। उससे क्या मतलब, ये इस पर कितना लगा रहा है उससे मतलब नहीं है, जिस पर पूछता है उसी पर क्या करना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देख लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी कॉर्नर 60 डिग्री के होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी साइड इसके क्या हैं, सेम हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, और एक मास यहाँ रखा है। ये सभी मास क्या हैं, M हैं। ठीक है, और ये इसका सेंट्रॉइड है, देख लो, ये इसका सेंट्रॉइड है। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है, उसमें ध्यान देना और आराम से अब सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर एक जो मास रखा है, ये कैपिटल M मास यहाँ पर रखा है, और यह है कैपिटल M मास, कहाँ रखा है, सेंटर पर। तो कह रहा है फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स on the mass capital M placed at the center of given equilateral triangle. Find gravitational force on the mass capital M placed at center of given इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे जो मास रखा गया है उस पे फोर्स फाइंड करना है। तो क्या करें, हमने क्या बताया कि जिस पर फोर्स पूछे उसी पर देखो। इस पर फोर्स पूछ रहा है ना, अब मास कुल कितने हैं, इसके अलावा 3 मास हैं, तो सबके द्वारा तुम उस पर क्या देखो, पहले फोर्स डायरेक्शन निकाल लो।
तो तुम देख रहे हो कि ये वाला मास इसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इसको अपने तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इसको अपने तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा। अब आया समझ में? ये देखो 3 फोर्स टोटल लग रहे हैं। अभी क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4 फोर्स लग रहे थे और सब आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे। यहाँ कैंसिल आउट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तुम सॉल्व करोगे तो नेट वैल्यू 0 ही आएगा। किसके हेल्प से? वेक्टर के हेल्प से। तो आओ सॉल्व करते हैं। इस m मास को बाहर निकाल लेते हैं। ये मास बाहर आ गया तो देखो एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है, कितना? F, और ये फोर्स इधर लग रहा है, कितना? F, और ये फोर्स इस पर लग रहा है इधर, कितना? F। कुल कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्स लग रहे हैं और ये एकदम सिमेट्रिकली होंगे। जो सिमेट्रिकली होंगे तो ये एंगल होगा कितने डिग्री? 120 डिग्री। ये एंगल भी 120 डिग्री होगा और ये एंगल भी 120 डिग्री होगा और सब मिला के 360 डिग्री आना भी चाहिए। देख लो अब क्या होगा कि इनका तुम रिजल्टेंट फाइंड कर लो, किसी 2 का रिजल्टेंट फाइंड कर लो। तो देखो F और F का तुम रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो इसका डायरेक्शन देखो इधर आएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा पैरेललोग्राम मेथड से। ये दोनों कितने डिग्री पर है? 120 डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो F डैश आएगा। तो F और F का रिजल्टेंट 120 डिग्री पर कितना आएगा? F डैश। और F डैश का वैल्यू इसी के बराबर आएगा, क्योंकि जब 2 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसी के बराबर होता है। तो देख लो जो F डैश होगा ये कैसे आएगा? वेक्टर के हेल्प से, रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 120 डिग्री। तो हो गया रूट ओवर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा रूट ओवर 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर F स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? F आया ना। तो जब 2 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री पे काम करेंगे ना तो इनका रिजल्टेंट देखो उसी के बराबर आ रहा है। तो ये F डैश जब सॉल्व करोगे F और F का रिजल्टेंट कितना आएगा? F। अब बताओ जब इन दोनों का रिजल्टेंट F आ गया तो इसकी कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, ये भी F है ये भी F है, तो इस पर टोटल फोर्स कितना हुआ? 0। एकदम सिंपल क्वेश्चन वेक्टर हेल्प से। इसलिए M पर लगने वाला टोटल फोर्स F माइनस F इक्वल टू कितना आ गया? 0 आया कि नहीं आया? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में फोर्स 0 नजर आ रहा था, बट इस वाले में वेक्टर के हेल्प से फोर्स क्या हुआ? 0 हुआ। तो इस पर जो क्वेश्चन होते हैं वेक्टर के हेल्प से इस तरह से सॉल्व होता है। अब जरा एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना, बड़ा आसानी से सॉल्व होगा और अगले टर्म पे इस पे और क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से पढ़ा जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट, उसके बाद से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून सरफेस। फिर ग्रेविटी में वेरिएशन, हाइट के साथ वेरिएशन, डेप्थ के साथ वेरिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।